वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र पहले से चैनल पर अवेलेबल है, आप चेक करें प्लेलिस्ट, पूरे वीडियो मिल जाएंगे। और इंग्लिश में हमारा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी फिलहाल, जिसमें हमारा है टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। कई चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं, उसी क्रम में गवर्नमेंट वाला हमारा सेक्शन चल रहा था। तो टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट देखने वाले हैं, कौन कौन से डेफिसिट होते हैं। बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट होता क्या है बेसिकली? एनी डेफिसिट ओकर्स व्हेन द एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द इनकम। सिंपल सी बात, जब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन होता है इनकम से, व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, तब क्या होगा? डेफिसिट होगा। तो डेफिसिट क्या होता है? जब एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर जब आपकी इनकम से ज्यादा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डेफिसिट कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। ठीक है ना? मान लीजिए खर्चा किया आपने 100 रुपया और आपकी इनकम है मात्र 60 रुपए, तो घाटा हुआ ना, क्योंकि खर्चा आपने ज्यादा किया, एक्सपेंडिचर ज्यादा किया है ना। अब देखते हैं बैलेंस्ड बजट। अच्छा, इसके कई कॉन्सेप्ट होते हैं। डेफिसिट तो हम जानते ही हैं। डेफिसिट से पहले हम बैलेंस बजट देख लेते हैं। बैलेंस बजट किसको कहते हैं? When the total expenditure of the government is just equal to its total income, it is called a balance budget. जब गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर उसके बजट रिसिप्ट के बराबर हो, दोनों इक्वल हो, तो उसे हम बैलेंस बजट कहते हैं। बैलेंस बजट का मतलब है कि ना तो गवर्नमेंट के पास सरप्लस है, ना कोई डेफिसिट है, दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम सरप्लस बजट क्या होता है? When the total expenditure of the government is less than its total income, it is called surplus budget. सरप्लस बजट के केस में क्या होता है कि बजट जो एक्सपेंडिचर है वो लेस देन होता है किससे? बजट के रिसिप्ट से। यानी कि खर्चा कम है, एक्सपेंडिचर कम है, और रिसिप्ट से इनकम क्या है? ज्यादा है। तो हमारे पास सरप्लस बचा ना पैसा। मान लीजिए मेरी इनकम है 100 रुपीज, लेकिन मैं एक्सपेंडिचर है मेरा 60 रुपीज, तो मेरे पास 40 रुपीज की सेविंग हो गई ना। इसी को सरप्लस बजट कहते हैं। जब गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर लेस देन होता है गवर्नमेंट के बजट रिसिप्ट से, तो उसे हम क्या कहेंगे? सरप्लस बजट। तो ये दो कॉन्सेप्ट तो हो गए, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट। अब हम चलते हैं डेफिसिट बजट की ओर, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट है। तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट में मैंने बताया ये 5 तरह के हमारे डेफिसिट हम देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं नंबर 1, बजट डेफिसिट। इसको देख लेते हैं बजट डेफिसिट को। When the total expenditure of the government is more than its total income, it is called budget deficit. बजट डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का, उसकी टोटल इनकम से ज्यादा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बजट डेफिसिट। इट मींस बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसिप्ट्स। अब हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा है कि बजट के 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू बजट और कौन सा होता है दूसरा? कैपिटल बजट। ऐसे ही टोटल एक्सपेंडिचर किससे मिलकर बनता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, समेशन कर देंगे इन दोनों का, तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही टोटल रिसिप्ट कैसे निकलती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रिसिप्ट निकलेगी। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बजट डेफिसिट का? देखिए, बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। ये है हमारा बजट डेफिसिट का फॉर्मूला। अब टोटल एक्सपेंडिचर को हमने 2 भागों में बांट दिया, तो देखिए बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर की जगह हमने क्या लिखा? कोष्टक लगाया, ये ब्रैकेट लगाया। तो टोटल एक्सपेंडिचर किसका एडिशन होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर का। फिर ये हमने ब्रैकेट बंद किया, ये माइनस का चिन्ह, ये वाला जो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह लिया यहां पे। फिर से ये ब्रैकेट लगाया हमने, और रिसिप्ट को 2 भागों में जो बांटा है, टोटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या बन गया आपने देखा? बजट डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान देना, ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर आपने ये ब्रैकेट हटाया तो ये वाली जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये माइनस में हो जाएगी, और साथ में कैपिटल रिसिप्ट के आगे भी माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाते ही। ये मैथमेटिक्स के अनुसार है। ठीक है।
तो पहला बजट हो गया हमारा। अब दूसरा देखते हैं हम, रेवेन्यू डेफिसिट। पहला डेफिसिट, दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए, व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन इट्स रेवेन्यू इनकम, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। जब आपकी गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कौन सा एक्सपेंडिचर हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो या रेवेन्यू इनकम से ज्यादा हो तो उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो ये क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू एक्स रिसिप्ट होता है इसमें रेवेन्यू डेफिसिट में। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। अगर आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लीजिए 100 है, रेवेन्यू रिसिप्ट मान लीजिए 60 है, तो कितना हुआ रेवेन्यू डेफिसिट, 40 रुपीज है ना। अब देखते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ये देख लेते हैं क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है इकोनॉमी में तो क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, देख ले। नंबर 1, इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज टू मेकअप फॉर दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट। जाहिर बात है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो जो नुकसान होगा गवर्नमेंट को, उस नुकसान को कहां से पूरा करेगी, कहां से पैसा लाएगी गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट में जितना भी नुकसान होगा, जितने भी पैसे की कमी होगी गवर्नमेंट को, वो सारा पैसा कहां से आएगा, कैपिटल रिसिप्ट से लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि पैसा किसमें इंक्लूड होता है, कैपिटल रिसिप्ट में, है ना। तो कैपिटल रिसिप्ट से उसको पैसा लाना पड़ेगा थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। और कैसे आएगा पैसा, या तो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट में सेलिंग इट्स शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट या तो अपनी जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, उनके शेयर सेल कर सकती है, इसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। या फिर बोरो कर सकती है पैसा, बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, आरबीआई और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। गवर्नमेंट कहां से बोरो कर सकती है, या तो जनरल पब्लिक से बोरो कर सकती है, या आरबीआई से बोरो कर सकती है, या फॉरेन कंट्रीज से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो कर सकती है। कहने का मतलब, इस सिचुएशन में अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो उस रेवेन्यू डेफिसिट के बराबर जितना गवर्नमेंट को डेफिसिट हो रहा है, उतना पैसा लाने के लिए उसे कैपिटल रिसिप्ट से पैसा उठाना होगा, और उसके लिए या तो वो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी या बोरोइंग करेगी। ठीक है, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड ए रिडक्शन इन असेट्स। जिसके कारण क्या होगा, लाइबिलिटी तो इंक्रीज होगी और असेट्स क्या होंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। क्यों हो गई लाइबिलिटी, क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर बोरोइंग करोगे तो लाइबिलिटी तो इंक्रीज होगी, हम पहले पढ़ चुके हैं लाइबिलिटी और ये क्या होता है, एसेट्स, है ना। और असेट्स रिडक्शन क्यों होगा, क्योंकि अगर सरकारी कंपनियों के शेयर्स बेचोगे, गवर्नमेंट कंपनी की शेयर्स बेचोगे तो असेट्स डिक्रीज होंगी, तो इसको रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, द यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। जैसे ही आप रेवेन्यू डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा कहां से लाते हो, कैपिटल रिसिप्ट से। तो कैपिटल रिसिप्ट से जब आप पैसा लाते हो तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, प्राइसेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। हाई बोरोइंग इंक्रीजेस द फ्यूचर बर्डन, और जितना भी आपने आज बोरो किया है पैसा, वो सब फ्यूचर में क्या होगा, उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में बर्डन भी बढ़ता है इकोनॉमी पे और इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होती है। बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट द गवर्नमेंट में हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम सब्सिडीज इन द कंट्री। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हो सकता है गवर्नमेंट डेफिसिट को कम करने के लिए, घाटे को कम करने के लिए या डेफिसिट को कम करने के लिए वो क्या करे, अपना एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर दे। और एक्सपेंडिचर डिक्रीज करने के लिए वो क्या करेगी, बहुत सारे हो सकते हैं गवर्नमेंट ने वेलफेयर के प्रोग्राम चला रखे हो और उनके ऊपर सब्सिडी दे रही हो, तो गवर्नमेंट उन वेलफेयर प्रोग्राम्स को हो सकता है बंद कर दे या कम कर दे, ये भी हो सकता है। दिस लीड्स टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, जिससे क्या होगा, सोशल वेलफेयर में दिक्कतें आएंगी। आपने देखा होगा श्रीलंका बर्बाद हुआ अभी, है ना, पाकिस्तान में भी हालात खराब है, तो वहां क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अब एक्सपेंडिचर क्या कर रही है, कम कर रही है अपना, क्योंकि डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया।
तो इतने डेफिसिट के कारण गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, अपनी जितनी भी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स थी जो गरीबों के लिए चलाते हैं उन सबको कम करना पड़ रहा है और कई स्कीम्स को बंद करना पड़ रहा है, सब्सिडीज को कम करनी पड़ रही है या बंद करनी पड़ रही है। तो ध्यान रखना, एक चीज मैं आज बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होती है ना, तो उसका इंपैक्ट अमीरों पर कम और गरीबों पर ज्यादा पड़ता है। अमीर हमेशा अपने पास बैकअप लेके चलते हैं, नुकसान किसको होता है, गरीबों को, क्योंकि जैसे ही महंगाई बढ़ती है गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करती है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स कम कर देती हैं, तो दुगनी मार पड़ती है गरीबों के ऊपर। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, थर्ड कैपिटल डेफिसिट देखते हैं। व्हेन द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स कैपिटल इनकम इट इज कॉल्ड कैपिटल डेफिसिट। सिंपल सी बात, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन होता है कैपिटल रिसिप्ट से, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन होता है कैपिटल रिसिप्ट से, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल डेफिसिट। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ कैपिटल डेफिसिट का, कैपिटल डेफिसिट इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में से आप कैपिटल रिसिप्ट को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल डेफिसिट। ठीक है। द गवर्नमेंट मे गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट टू मीट दिस डेफिसिट। और कैपिटल डेफिसिट जब होता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जनरली गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा लेती है, जिसमें वो क्या करती है, अपनी जो गवर्नमेंट की असेट्स होती है उसको वो क्या कर देती है, सेल कर देती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट, फिस्कल डेफिसिट। ये फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट अलग था, ध्यान रखना। फिस्कल डेफिसिट को ही ग्रोस फिस्कल डेफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। इट रेफर्स टू द रिसोर्स गैप इन द इकोनॉमी। जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या बताता है कि इकोनॉमी में कितने रिसोर्स का गैप है, क्योंकि तभी तो डेफिसिट है, गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्स है वो कम है, तभी तो गवर्नमेंट को इनकम कम हो रही है और उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है कि इकोनॉमी में कितना रिसोर्स का गैप है। दैट इज फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू हाउ मेनी रिसोर्सेज आर लेकिंग इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द इकोनॉमी सो दैट पब्लिक वेलफेयर कैन बी मैक्सिमाइज। तो फिस्कल डेफिसिट क्या बता रहा है, फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि कितने रिसोर्सेज की कमी है इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी को हम उसी रफ्तार से चलाना चाहते हैं, उसी लेवल पर चलाना चाहते हैं, तो हमें और कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, ये उसको बताता है फिस्कल डेफिसिट को, ताकि हम गवर्नमेंट क्या कर सके, पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स इट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। अब ध्यान देना कि जब टोटल एक्सपेंडिचर, ध्यान देना, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन है टोटल रिसिप्ट, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये जो बोरोइंग्स है आप इसको इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, इसे क्या करोगे, एक्सक्लूड करना है। अब आप देखेंगे बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में किसका अंतर आ रहा है। बजट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जबकि फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, ये बोरोइंग्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसको और देखते हैं आगे, देखिए इसका फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर, देखिए फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी कि बोरोइंग्स को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। इसी का सेकंड फॉर्मूला क्या हो सकता है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसको डिवाइड करो, तो हमने इसको डिवाइड किया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, फिर माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह, फिर टोटल रिसिप्ट्स को दो भागों में डिवाइड करो, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। अब ध्यान देना, ये कैपिटल जो रिसिप्ट्स है वो आएंगी कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, हालांकि बोरोइंग्स किसका पार्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स का, लेकिन जब हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट में जो बोरोइंग है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड, उसको जोड़ते नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बना, इसी का एक और फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट का, कि जितने भी प्रकार की बोरोइंग है उनको जोड़ दिया जाए तो भी
ऐड कर दिया जाए तो भी फिजिकल डेफिसिट आएगा। जैसे देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड एंड बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगर इन तीनों को भी जोड़ दिया जाए, इन तीनों पार्ट्स को जोड़ दिया जाए, जितनी भी बोरोइंग है गवर्नमेंट की, अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो भी फिजिकल डेफिसिट ही निकलेगा। इसीलिए मैंने यहां लिखा है फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग इक्वल टू डेट इक्वल टू ग्रोस फिजिकल डेफिसिट। ये सारे एक ही होते हैं। बोरोइंग, जितनी गवर्नमेंट की बोरोइंग है या डेट है, उसी को फिजिकल डेफिसिट के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इसमें इम्प्लीकेशंस ऑफ फिजिकल डेफिसिट। तो इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं फिजिकल डेफिसिट के, ये हम देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा हो सकता है टॉपिक, तो आप इसको देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। नंबर 1 है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है, देखिए इसको, फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमने देखा इतनी देर से कि फिजिकल डेफिसिट क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग की जरूरत है, उसी को तो बता रहा है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। तो फिजिकल डेफिसिट किसको बता रहा है कि गवर्नमेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है बोरोइंग की, तो उसको बताता है। ठीक है, बोरोइंग नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बट आल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप बोरो करोगे, किसी से पैसा उधार लोगे, किसी से लोन लोगे, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा फ्यूचर में, और उसके साथ साथ आपको जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर इंटरेस्ट की पेमेंट इंक्रीज होगी तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट होता है इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट की अगर पेमेंट आप करते हैं तो उससे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, विच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। जिससे क्या होगा, रेवेन्यू का जो डेफिसिट है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट क्रिएट्स ए विशियस सर्कल ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। इससे क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट का एक सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कि पहले क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट होगा, और फिजिकल डेफिसिट से क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट भी क्रिएट होने लग जाएगा, और फिर रेवेन्यू डेफिसिट से फिजिकल डेफिसिट, ये क्रम चलता रहेगा। वेयर इन गवर्नमेंट टेक्स मोर लोन्स टू रीपे द अर्लियर लोन्स। जिसमें क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इस सर्कल में, इस डेट ट्रैप में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट टैक्स मोर लोन टू रीपे द अर्लियर लोन्स। तो जो पहले लोन लिए हुए थे गवर्नमेंट ने, उन लोन्स को चुकाने के लिए, उनके इंटरेस्ट को चुकाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। इसी को डेट ट्रैप कहते हैं। एज ए रिजल्ट कंट्री इज कॉट इन डेट ट्रैप, और इसके कारण कंट्री किसमें फंस जाती है, डेट ट्रैप में। अब मैं सरल सी भाषा में बताऊं तो डेट ट्रैप क्या होता है, जब गवर्नमेंट को, ये डेट ट्रैप केवल ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट ही फंसती है, आम आदमी भी डेट ट्रैप में फंस जाता है। कैसे होता है ये डेट ट्रैप, जब आपको इंटरेस्ट चुकाने के लिए, ध्यान देना, जब आपको इंटरेस्ट चुकाने के लिए या पे करने के लिए और लोन की जरूरत होती है, तो उसे हम कहते हैं डेट ट्रैप की कंडीशन। कि आप प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुका रहे, आपने जो पुराना लोन लिया वो नहीं चुका रहे, बल्कि क्या चुका रहे हैं, उसका इंटरेस्ट, और वो भी कैसे, लोन लेकर। तो जब लोन लेकर पुराने प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट पे किया जाए तो उसे हम कहते हैं डेट ट्रैप। और एक नॉर्मल पर्सन भी डेट ट्रैप में फंस सकता है, और एक इकोनॉमी भी। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में जो बड़े बड़े ये साहूकार महाजन लोग होते हैं जो इसका बिजनेस करते हैं, ठीक है, पैसा देने का लोन पर, वो बहुत हायर इंटरेस्ट रेट लेते हैं लोगों से, तो वो डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं। ऐसी एक पिक्चर आई थी मालामाल वीकली। मालामाल वीकली इस डेट ट्रैप की कहानी में ही है, जिसमें वो ठकुराइन सारा का सारा क्या करती है, वो डेट ट्रैप में पूरे गांव के लोगों को फंसा लेती है और उनसे सारी चीजें उनकी बेच बेच के खुद ले लेती है। फिर है सेकंड नंबर देखेंगे हम इसका, इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट मेनली बोरोस फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू मीट इट्स फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए जितने पैसे की जरूरत होती है, गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, जो आरबीआई है हमारा सेंट्रल बैंक, उससे क्या करती है, पैसा बोरो करती है। एंड व्हेन द बैंक प्रिंट मनी टू फाइनेंस द गवर्नमेंट, इट कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर।
और आरबीआई के पास पैसा कहां से आता है? आरबीआई के पास खुद के पास तो पैसा होता नहीं है, वो क्या करता है? मनी प्रिंट करता है। तो गवर्नमेंट को जितने पैसे की जरूरत होगी वो क्या करेगा? मनी को प्रिंट करेगा। तो क्या होगा? मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में। गुड्स एंड सर्विसेज तो उतना ही है उनका प्रोडक्शन, लेकिन मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी में, जो प्राइजेस हैं कमोडिटीज की वो क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी पे आ जाएगा, जिससे क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन कितने टाइप्स की होती है उसके लिए मेरा वीडियो जरूर देखिए, पहले मैंने बना चुका हूं, जितने भी प्रकार की इन्फ्लेशन होती है सब पे। थर्ड पॉइंट है फॉरेन डिपेंडेंस। इफ द गवर्नमेंट ट्राइज टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट फ्रॉम एक्सटर्नल बोरोइंग, इट कैन मेक द कंट्री डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मान लीजिए गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक से बोरोइंग कर ली, लेकिन उसके बाद भी उसको और पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करती है? जो फॉरेन कंट्रीज है उनसे उधार लेती है, पैसा बोरो करती है। तो उससे क्या होता है? अगर हम जितना ज्यादा फॉरेन कंट्रीज से लोन लेंगे, हमारे ऊपर क्या हो जाएगा? उतना ही उनका डेट है वो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा? कर्जा हो जाएगा हमारे ऊपर। और फ्यूचर में हमको क्या करना पड़ेगा? उन कंट्रीज की बात को मानना पड़ेगा। जैसे अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो हालात हैं, श्रीलंका में जो हालात हुए, उसमें क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और श्रीलंकन गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया? वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से बहुत सारा क्या लिया? लोन ले लिया। अब एंड में क्या करना पड़ रहा है उनको कि उन जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, उनकी जो कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके अनुसार उनको क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गई? एक कंट्री क्या हो गई? दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाती है। तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट बढ़ाते हैं, लोन लेते हैं विदेशी सरकारों से, फॉरेन मार्केट से, तो हमारी डिपेंडेंस बढ़ती है फॉरेन कंट्रीज पे, और वो हमारे मामलों में क्या करते हैं? इंटरफेयर भी करते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा, हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। बोरोइंग्स इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। हमने देखा कि अगर आप बोरो लेंगे तो फ्यूचर में आपको उसका इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होगा, तो फ्यूचर जो जनरेशन है उसके ऊपर क्या होगा? बर्डन बढ़ेगा, भार बढ़ेगा उसके ऊपर। इट एडवर्सली अफेक्ट्स द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। इससे क्या होता है? जो कंट्री की फ्यूचर ग्रोथ है, कि फ्यूचर में वो जितनी रेट ऑफ ग्रोथ चाहते हैं और जो डेवलपमेंट चाहते हैं, उस पर क्या होगा? नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर की ग्रोथ का जितना भी अमाउंट था वो सारा तो इंटरेस्ट पे करने में निकल जाएगा फ्यूचर में। तो फिर ग्रोथ के लिए पैसा कहां से लाओगे? रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, उनके लिए पैसा कहां से आएगा? वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा कहां से आएगा? क्यों? क्योंकि उस देश की गवर्नमेंट तो सारा का सारा पैसा कहां दे देगी? इंटरेस्ट पेमेंट में दे देगी फॉरेन सेक्टर को या फॉरेन कंट्रीज को, है ना। फिर आगे देखते हैं, फिफ्थ नंबर, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये एक अलग टॉपिक है, इसको जरूर देखें। हाई डेफिसिट लीड्स टू फर्दर बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। हम जानते हैं अगर डेफिसिट ज्यादा है तो गवर्नमेंट बोरोइंग ज्यादा करेगी। दिस रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इन द मनी मार्केट फॉर प्राइवेट फर्म्स। तो क्या होगा? अब गवर्नमेंट अगर बोरो ज्यादा करेगी तो गवर्नमेंट क्या करती है? मनी मार्केट से भी बोरो करती है। जैसे बॉन्ड्स जारी कर देती है गवर्नमेंट, बॉन्ड्स जारी करके लोगों से पैसा उधार ले लेती है। इसके अलावा बैंकों से गवर्नमेंट क्या करती है? वहां से पैसा उधार ले लेती है, बोरो कर लेती है। अलग अलग गवर्नमेंट बॉन्ड चलाती है, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हुआ, जैसे आपका आरबीआई का फ्लोटिंग रेट वाला सेविंग बॉन्ड हुआ, और भी बहुत सारे बॉन्ड चलाती है, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक से बोरो करती है पैसा, पब्लिक से लोन लेती है एक तरह से। अब अगर सारा का सारा लोन अगर गवर्नमेंट ले जाएगी मार्केट से, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या लोन के लिए पैसा बचेगा? नहीं बचेगा। तो देखो क्या होगा, दिस रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इन द मनी मार्केट फॉर प्राइवेट फर्म्स। तो प्राइवेट फर्म के लिए पैसा बचेगा नहीं मनी मार्केट में, वो लेने जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे? इन पैसा लोन कम लेंगे, तो उससे क्या होगा? ए लोअर सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू ए हायर इंटरेस्ट रेट। इससे क्या होगा? मनी की जो सप्लाई है वो प्राइवेट फर्म के लिए कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगी। दिस इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट विल डिस्करेज प्राइवेट फर्म्स फ्रॉम अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। जिससे क्या होगा? प्राइवेट जो फर्म्स है वो जो इन्वेस्टमेंट करती है कि नया प्रोजेक्ट लगाना है और इन्वेस्टमेंट करना है, अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगी तो प्राइवेट फर्म लोन क्या लेगी? कम लेगी, और लोन कम लेगी तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेगी, नए प्रोजेक्ट कम लगाएगी। उससे क्या परिणाम होंगे? देखो, अकॉर्डिंगली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज रिड्यूस्ड। इसी को क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं।
पूरी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम। अब ये मैं देखो हिंदी में समझा देता हूं उसको है क्या। क्राउडिंग आउट इफेक्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो बोरो किया, जो पैसा उधार लिया है, उस पैसे के उधार के कारण क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कहां से उधार लेती है, गवर्नमेंट पब्लिक से उधार लेगी। गवर्नमेंट पब्लिक से उधार लेगी तो उनको बॉन्ड जारी करेगी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब पब्लिक अपना पैसा किसको डिपॉजिट करेगी, बैंक को या गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगी पब्लिक। क्यों, क्योंकि वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अचानक से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जो प्राइवेट कंपनियां होती है, जो इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट लगाती है बड़े बड़े, उनको क्या मिलेगा, लोन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो वो क्या करेंगी, कम लोन लेंगी, क्योंकि ज्यादा हो गए ना, ब्याज दर ज्यादा हो गई, तो वो कम लोन लेंगी। और कम लोन लेगी तो क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगी। तो इसका परिणाम ही निकलता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, कम। इसी को क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। जब प्राइवेट फर्म्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो उसी को हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। और ये किसके कारण हो रहा है, ये गवर्नमेंट के डेफिसिट के कारण भी हो सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कमी के कारण भी जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स लिए उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये पूरा पॉइंट। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, प्राइमरी डेफिसिट देख लेते हैं हम। वाइल फिस्कल डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट inclusive of interest payment on the past loans, primary deficit shows borrowing requirement of the government exclusive of the interest payment। देखिए फिस्कल डेफिसिट में और प्राइमरी डेफिसिट में किस चीज का अंतर है, किस चीज का डिफरेंस है। फिस्कल डेफिसिट में जो शो कर रहा था बोरोइंग, वो विद इंटरेस्ट पेमेंट शो कर रहा था, यानी कि कितनी बोरोइंग है और उसका इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला था, उन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला था कि फिस्कल डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पास्ट लोन्स। पास्ट में जो लोन लिया हुआ है उसका कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, कितना बोरोइंग है, उन सबको शो कर रहा था। जबकि ये प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है, प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि गवर्नमेंट को कितने बोरोइंग की जरूरत है विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट की, यानी कि अगर इंटरेस्ट का पेमेंट ना करना हो तो फिर कितने लोन की जरूरत है गवर्नमेंट को, इसको शो करता है। इन अदर वर्ड्स, प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स गवर्नमेंट बोरोइंग ऑन अकाउंट ऑफ करंट ईयर एक्सपेंडिचर। तो जो प्राइमरी डेफिसिट है वो क्या शो करता है कि करंट ईयर में गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है उसको शो करता है, और गवर्नमेंट की बोरोइंग को शो करता है कि गवर्नमेंट को कितना पैसे की उधार की और जरूरत है, कितने पैसे की और लोन की जरूरत है कि वो अपना कंप्लीट एक्सपेंडिचर कर सके, है ना। एंड करंट ईयर रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और करंट ईयर में गवर्नमेंट को कितना रिसिप्ट हुआ है उसको बताता है। भाई सीधी सी बात है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का करंट ईयर में ज्यादा है रिसिप्ट से, तो गवर्नमेंट को किसकी जरूरत होगी, बोरो की जरूरत होगी। इसी को प्राइमरी डेफिसिट शो करता है। प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स हाउ मच मोर द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो बिसाइड इंटरेस्ट पेमेंट। कहने का मतलब गवर्नमेंट को और कितने लोन की जरूरत है। देखो इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो, इंटरेस्ट पेमेंट को हटाकर और कितने लोन की जरूरत है गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसकी इनकम के इक्वल हो जाए, उसको ये शो करता है प्राइमरी डेफिसिट। फिर उसके बाद देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला। देखिए क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं अगर उससे सब्सट्रैक्ट कर दें तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू लोन माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जो गवर्नमेंट लोन ले रही है उसमें से माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट पेमेंट का, तो प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। प्राइमरी डेफिसिट को ही हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। कितनी गवर्नमेंट के ऊपर बोरोइंग है, आरबीआई की, फॉरेन कंट्रीज की और पब्लिक की, उन तीनों में से आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो तो प्राइमरी डेफिसिट आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं इंप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट देख लेते हैं। देखिए पहला इंप्लीकेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स हाउ मच द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग हैव बीन मेड इन द पास्ट। प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि गवर्नमेंट को पास्ट में कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा था बोरोइंग के ऊपर, कितना लोन था गवर्नमेंट के ऊपर और उस लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा था, उसी को बताता है प्राइमरी डेफिसिट। इफ सेकंड पॉइंट, इफ बोथ द लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर इक्वल,
मान लीजिए किसी केस में लोन और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों ही इक्वल हो जाएं, तो क्या होगा? द प्राइमरी डेफिसिट बिकम्स जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो? कि देखिए इधर हमने फॉर्मूला बताया ना, लोन माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मान लीजिए लोन भी 100 रुपीज है, इंटरेस्ट भी 100 रुपीज है, तो 100 में से 100 गए तो जीरो, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा इस केस में? जीरो। जब लोन और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाता है। अब वापिस आ जाते हैं हमारे टॉपिक में। तो देखिए, इफ द प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो, इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज टू बोरो इन द फॉर्म ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ रहा है, बोरोइंग करनी पड़ रही है फिस्कल डेफिसिट के लिए, ओनली टू रीपे द इंटरेस्ट ऑन द ओल्ड लोन। जो पहले उसने लोन ले रखा है, करंट ईयर का लोन नहीं, जो पहले लोन ले रखा है उसके इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है? बोरोइंग करनी पड़ रही है। यही शो करता है प्राइमरी डेफिसिट, करंट ईयर के लिए नहीं। करंट ईयर का उसका एक्सपेंडिचर इनकम दोनों इक्वल हो जाएगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ रहा है? जो पहले ओल्ड लोन लिया हुआ है उसके इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ रही है? बोरोइंग। यही शो करता है प्राइमरी डेफिसिट का जीरो होना। प्राइमरी डेफिसिट मीन्स दैट हाउ मच बोरोइंग इज नीडेड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंसेस अदर देन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने बताया, प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है कि गवर्नमेंट को कितनी बोरो करने की जरूरत है, कितने लोन की जरूरत है अपने एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़कर। तो इस तरीके से था हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक। मैंने कोशिश की आपको ये पूरा टॉपिक समझाने की। आप इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको ये समझ में जरूर आएगा। ये मेरा दावा है, कोशिश मैंने पूरी की है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।